जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्या साइंस क्लासेस यूपी 36 पर। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं अंडाणु जनन। हमने मानव जनन के चैप्टर में 3 लेक्चर पढ़ा दिया है। आज हमारा चौथा लेक्चर है अंडाणु जनन। तो यहाँ पर देखिए, अंडाणु जनन क्या होता है। अंडाणु जनन मतलब अंडाणु के बनना, अंडाणु के बनने की जो क्रिया होती है उसे अंडाणु जनन कहते हैं। तो देखिए, ये क्रिया स्त्रियों में होती है। स्त्रियों में जो जो मादा जनन तंत्र होता है उसमें 2 अंडाशय होते हैं। 2 अंडाशय होते हैं, एक दाहिने तरफ एक बाएं तरफ। तो अंडाशयों में अंडाणु बनता है। तो महिलाओं के जीवन में बार बार पीरियड्स आते हैं जिसे आर्तव चक्र कहते हैं। तो जब पहली बार आर्तव चक्र आएगा तो एक अंडाशय में अंडाणु बनेगा। दूसरी बार आर्तव चक्र आएगा तो दूसरे अंडाशय में अंडाणु बनेगा। फिर अगली बार इसमें, फिर मतलब कि हर बार एक बार इसमें अंडाणु का निर्माण होगा, एक बार उसमें। तो हर बार एक दूसरे में अंडाणु का निर्माण होता रहता है। तो हम देखेंगे कि अंडाणु के अंदर अंडाशय के अंदर अंडाणु बनने की जो क्रिया होती है वो कैसे होती है। तो अंडाणु बनने की क्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं और हम आज इस पूरी प्रक्रिया को समझने वाले हैं। तो यहाँ पर है अंडाणु जनन। अंड जनन की प्रक्रिया 3 पदों में पूरी होती है जो कि निम्नलिखित है। अंडाणु के बनने की क्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं, यानी कि अंडाणु बनने की क्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। और यह प्रक्रिया जो है वो 3 चरणों में पूरी होती है। 3 चरणों में पूरी होती है। तो देखिए, अंडाणु जो बनता है ना, ये जब लड़की भ्रूण अवस्था में रहती है तभी से क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तभी से क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अंड जनन की प्रक्रिया 3 पदों में है। पहला है गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था हम समझते हैं क्या होता है। जब लड़की भ्रूण अवस्था में रहती है तब जब आप उसके अंडाशय में देखेंगे तो उसके अंडाशय में बहुत सारी मातृयुग्मक कोशिकाएं या अंड जननी कोशिकाएं बनने लग जाती हैं। बहुत सारी मातृयुग्मक कोशिकाएं या अंड जननी कोशिकाएं यहाँ पर ऐसे ऐसे बनने लग जाएंगी। खूब सारी, ये कम से कम संख्या में होती हैं, मिलियन की संख्या में होती हैं, मिलियन की संख्या में होती हैं। और इनमें समसूत्री विभाजन होता है। तो एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण हो जाएगा। तो इससे इनकी संख्या और बढ़ जाती है, इनकी संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर क्या होता है कि इनमें ये तो क्या है, ये मातृयुग्मक कोशिकाएं हैं और मातृयुग्मक कोशिकाओं में जब समसूत्री विभाजन हुआ तो उनकी संख्याएं बढ़ गई। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, फिर उनमें क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होगा तभी अंडाणु का निर्माण होगा। तो देखिए, अर्धसूत्री विभाजन होता है, लेकिन जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन शुरू होता है, आपको पता होगा कि अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में पूरा होता है। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो जब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन प्रोफेज अवस्था में पहुंचा रहता है उसी समय लड़की का जन्म हो जाता है। तो उसी समय लड़की का जन्म हो जाता है। और जब जन्म के समय आप देखेंगे लड़की के अंडाशय में देखेंगे तो उसके अंदर एक चीज आपको याद रखना, ये जो है ये अंडाशय के अंदर की संरचना है आपकी। और जब आप देखेंगे लड़की के जन्म के समय पे तो जो अंड जननी कोशिकाएं या मातृयुग्मक कोशिकाएं मिलियन में थी, ये केवल 60 से 80 हजार कोशिकाएं बनेंगी। इस पर अभी आपको समझा दे रहे, फिर लिखित में दिखाएंगे। तो 60 से 80 हजार कोशिकाएं बनी होती हैं और इन कोशिकाओं को हम कहते हैं प्राथमिक अंडक। इन कोशिकाओं को कहते हैं प्राथमिक अंडक। इन कोशिकाओं को प्राथमिक अंडक कहते हैं। तो देखिए, भ्रूण अवस्था में इतनी सारी क्रिया होती है, इतनी क्रिया होती है और इस क्रिया को गुणन प्रावस्था में रखते हैं। इसके आगे जो क्रिया होगी वो वृद्धि प्रावस्था में। तो पहले हम इतनी जो क्रिया हुई ये गुणन प्रावस्था में रहती है, तो हम गुणन प्रावस्था को पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पर है गुणन प्रावस्था। अंड जनन की शुरुआत भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान होती है, जब कई मिलियन मातृयुग्मक कोशिका या अंडजननी प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के अंदर निर्मित होती है। जन्म के बाद अंड जननी का निर्माण तथा वृद्धि बंद हो जाता है, यानी जैसे ही जन्म होता है अंड जनन का निर्माण या वृद्धि बंद हो जाता है और उनकी संख्या सीमित हो जाती है। इन कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता है, इन कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता है और पूर्वावस्था प्रथम यानी कि
प्रोफेज फर्स्ट में ही लड़की का जन्म हो जाता है। अंडक को इस अवस्था में प्राथमिक अंडक कहते हैं। इस अवस्था में प्राथमिक अंडक कहते हैं। यहाँ पर है जन्म के समय पर प्रत्येक अंडाशय में 60 से 80 हजार पूटक ही रह जाते हैं। तो इतनी क्रिया जो हुई वो गुणन प्रावस्था में हुई। अब अगला है वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था, यह प्रावस्था बहुत लंबी होती है। यह यौवन अवस्था के प्रारंभ में ही प्रारंभ होती है तथा परिपक्व प्रावस्था के प्रारंभ तक वृद्धि प्रावस्था ही रहती है। यहाँ पर आप देखिए, जिस समय लड़की का जन्म हुआ उस समय इसे प्राथमिक अंडक कहते हैं और सारी क्रियाएं रुक गई। लेकिन जब लड़की कम से कम 13-14 वर्ष की अवस्था में होती है, जब उसके अंदर यौवन अवस्था प्रारंभ होता है, तब ये प्रक्रिया यहीं से फिर से स्टार्ट होती है। और धीरे धीरे क्या होता है, देखिए आपको एक चीज पता होना चाहिए, यहाँ 60 से 80 हजार प्राथमिक अंडक हैं। लेकिन जितनी बार, जैसे पहली बार आर्तव चक्र शुरू हुआ तो कुछ अंडक निकल करके अंडाणु का निर्माण करेंगे। फिर अगली बार जब आर्तव चक्र होगा तो फिर कुछ अंडक निकल करके अंडाणु का निर्माण करेंगे। जितनी बार आर्तव चक्र आएगा हर बार कुछ ना कुछ अंडक निकल करके अंडाणु का निर्माण करेंगे। और जब महिला का 45 से 50 वर्ष उम्र पहुंचता है तो इन अंडकों की संख्या खत्म हो जाती है। जब खत्म हो जाती है तो महिलाओं के अंदर अंडाणु का निर्माण होना बंद हो जाता है। तो देखिए, जब लड़की 13-14 वर्ष की अवस्था में पहुंचती है तब उसके अंदर ये क्रिया यहीं से प्रारंभ हो जाती है। यानी कि जो प्राथमिक अंडक होते हैं ये धीरे धीरे क्या होते हैं, ये कणिका में कोशिकाओं से घिरने लग जाते हैं। ये कणिका में कोशिकाओं से घिरने लग जाते हैं। ये कणिका में कोशिकाओं से इनमें खूब सारी कोशिकाएं घिरी रहती हैं। तो अब इस अवस्था में जब कणिका में कोशिकाएं घेर लेती हैं तब इस अवस्था में हम इसे कहते हैं प्राथमिक पूटक। इसे क्या कहते थे, प्राथमिक अंडक। अब इसे क्या कहेंगे, प्राथमिक पूटक। फिर उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे इसमें एक थोड़ी थोड़ी परत जमने लग जाती है। यानी कि जब से ये प्राथमिक पूटक है, आप इसे देखिए, एक मिनट, जो प्राथमिक पूटक है इसके चारों तरफ ऐसे परत का निर्माण होने लग जाता है। इसके चारों तरफ परत का निर्माण होने लग जाता है और इस परत को कहते हैं हीकल परत। इस परत को कहते हैं हीकल परत। और इसके चारों तरफ कणिका में कोशिकाएं हैं और बीच में भी प्राथमिक अंडक है ही। तो अब इस अवस्था में हम पूरी कोशिका को क्या कहेंगे, इस अवस्था में पूरी कोशिका को कहते हैं द्वितीय अंडक है, द्वितीय पूटक, द्वितीयक पूटक कहते हैं। इस समय हम द्वितीयक पूटक कहते हैं। फिर इसमें क्या होता है, कुछ समय बाद देखेंगे जो हीकल परत है बीच से 2 परतों में, यानी कि अभी तक एक परत है, ये 2 परतों में बढ़ने लग जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये प्राथमिक अंडक, इसके चारों तरफ कणिका में कोशिकाएं हैं और जो इसके बाहर हीकल परत है ये 2 भागों में बढ़ जाता है। और अंदर वाली भाग को कहते हैं इंटरना, अंतर वाली भाग को कहते हैं इंटरना और बाहर वाली भाग को कहते हैं स्टर्ना, स्टर्ना कहते हैं। और इस अवस्था में बाहर स्टर्ना है, अंदर इंटरना है, इसके अंदर कणिका में कोशिकाएं हैं, इसके अंदर क्या है, प्राथमिक अंडक है। तो इस अवस्था में पूरी कोशिका को क्या कहेंगे, तृतीय पूटक। लिखेंगे ही, आप समझ जाइए, इसे तृतीयक पूटक कहते हैं, तृतीयक पूटक कहते हैं। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, ये जो कोशिका है ये पूरी तरह से अब इसमें समय आ जाता है कि अब जो ये प्राथमिक अंडक है अब इसमें विभाजन शुरू होगा। यानी कि अभी तक जो क्रियाएं हो रही थी अंदर हो रही थी, अब क्या होगा कि ये विभाजन इसके अंदर शुरू होगा। यानी कि जो अंडक है, जो अभी तक इसमें अर्धसूत्री विभाजन चल रहा था और अर्धसूत्री विभाजन प्रथम प्रोफेज अवस्था में जाके रुक गया था, अब ये क्रिया शुरू होगी। तो ये क्रिया शुरू होगी तो इससे पहले इसमें कुछ परिवर्तन आते हैं, कुछ परिवर्तन आते हैं। वो परिवर्तन क्या आते हैं आप देख लीजिए। यहाँ पर हो जाता है प्राथमिक अंडक, इसके बाहर कणिका में कोशिकाएं
कार्डियामय कोशिकाएं, और इसके बाहर यहाँ पर कुछ खाली स्थान छूट जाते हैं, कुछ खाली खाली स्थान छूट जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं गुहा। और गुहा है तो इसे हम एंट्रम गुहा कहेंगे, यानी कि खाली स्थान को गुहा, और लेकिन इसे हम विशेष नाम देते हैं, इसको कहते हैं एंट्रम गुहा। तो बाहर इंटरना, नहीं बाहर स्टर्ना, और अंदर इंटरना, और इसके अंदर एंट्रम गुहा, फिर कणिकामय कोशिकाएं, और उसके अंदर प्राथमिक अंडक। अब इस अवस्था में इसे कहते हैं ग्रेफियन पुटिका। इस अवस्था में इसे कहते हैं ग्रेफियन पुटक। इस अवस्था में इसे कहते हैं ग्रेफियन पुटक। अब देखिए, अब इसमें यहां से लेकर यहां तक जो क्रियाएं हुई, ये इतनी क्रिया वृद्धि प्रावस्था के अंतर्गत आता है, यानी कि ये इतनी क्रिया किसके अंतर्गत, गुणन प्रावस्था के अंतर्गत, और ये इतनी क्रिया वृद्धि प्रावस्था के अंतर्गत आता है। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं वृद्धि प्रावस्था। यह प्रावस्था बहुत लंबी होती है, यह यौवन अवस्था में ही प्रारंभ होती है तथा परिपक्वन प्रावस्था के बाद के प्रारंभ तक वृद्धि प्रावस्था ही रहती है। तो इतनी लंबी प्रावस्था जो होती है वो वृद्धि प्रावस्था। अब इसके आगे जो क्रिया होगी वो परिपक्वन प्रावस्था में हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है परिपक्वन प्रावस्था। ग्रेफियन में उपस्थित प्राथमिक अंड कोशिका में जब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है तब फर्स्ट पोलर बॉडी तथा द्वितीयक अंडक का निर्माण होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम समझते हैं कि परिपक्वन प्रावस्था में क्या क्या होता है। तो हमने पहले बताया था कि ये भी पूरी तरह से परिपक्व हो चुका है, पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ है, अब ये ग्रेफियन पुटिका में बदल चुका है। ग्रेफियन पुटिका में क्या होगा, अब इसके अंदर जो प्राथमिक अंडक है, प्राथमिक अंडक जो होते हैं इनमें विभाजन होगा। ये प्राथमिक अंडक जो होते हैं ये विभाजित तो होते हैं। तो जब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो प्रथम अंडक से एक फर्स्ट पोलर बॉडी यानी कि प्रथम ध्रुवीय केंद्रक और साथ ही साथ द्वितीयक अंडक का निर्माण होगा, साथ ही साथ द्वितीयक अंडक का निर्माण हो जाएगा, द्वितीयक अंडक का निर्माण हो जाएगा, द्वितीयक अंडक का निर्माण हो जाएगा। लेकिन जो द्वितीयक अंडक होता है, द्वितीयक अंडक में जब द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होगा तो द्वितीयक अंडक जो होगा ये बदल जाएगा अंडाणु में, और एक द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका का निर्माण हो जाएगा, एक द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका का निर्माण हो जाएगा। तो इसका क्या नाम है, स्टर्ना, इसका नाम इंटरना, और इसका नाम कणिकामय कोशिका, कणिकामय कोशिका। और इसके अंतर्गत क्या होता है, ये क्या है, ये अंडाणु है, ये प्रथम ध्रुवीय केंद्रक है, द्वितीय ध्रुवीय केंद्रक, लिखेंगे नहीं, जगह नहीं है, आप समझ जाइएगा। उसके बाद क्या होता है, ये इतनी क्रिया तो हो गई, अब पूरी तरह से अंडाणु बन के परिपक्व हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें विस्फोट होगा, विस्फोट होगा, और जो यहाँ पर अंडाणु है वो पूरी तरह से अंडाशय से बाहर आ जाएगा। ये अंडाणु पूरी तरह से अंडाशय से बाहर आ जाएगा, अंडाशय से बाहर आ जाएगा, और पूरा भाग इसी में रह जाएगा, बाकी पूरा भाग इसी में रह जाएगा, और दोनों ध्रुवीय केंद्रक भी इसी में रह जाएंगे। तो अब इससे अंडाणु निकल गया, तो अंडाणु निकलने के बाद जो कुछ बचा है इससे कहेंगे, यानी कि इससे निर्माण हो जाएगा कार्पस लूटियम का, इससे कार्पस लूटियम का निर्माण हो जाएगा। तो ये इतनी क्रिया होती है। तो मातृयुग्मक कोशिका, जनन मातृ कोशिकाओं से प्राथमिक अंडक तक की क्रिया गुणन प्रावस्था में, प्राथमिक पुटक से लेकर ग्रेवियन पुटिका बनने तक वृद्धि प्रावस्था में, और इसके बाद अंडाणु निर्माण होने तक ये परिपक्वन प्रावस्था में होता है। यहाँ पर समझ लीजिए परिपक्वन प्रावस्था, ग्रेफियन पुटिका में उपस्थित प्राथमिक अंडक या अंडकोशिका में जब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है
तब फर्स्ट पोलर बॉडी तथा द्वितीयक अंड कोशिका का निर्माण होता है। और जब द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होता है तब क्या होता है, अंडाणु और द्वितीयक पोलर बॉडी का निर्माण हो जाता है। इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पर भी समझिए हैं कि परिपक्वन प्रावस्था में जो प्राथमिक अंडक विभाजन होता है कैसे होता है। देखिए अब यहाँ पर समझ लेते हैं परिपक्वन प्रावस्था। थोड़ा सा यहाँ पर दिखाया गया जर्मिनल सेल यानी कि मातृयुग्मक कोशिकाएं। मातृयुग्मक कोशिकाएं जो होती है वो द्विगुणित होती हैं और उनमें समसूत्री विभाजन होता है। हमने गुणन प्रावस्था में आपको बताया था। तो समसूत्री विभाजन होगा तो ये प्राइमरी ओसाइट यानी कि प्राथमिक अंडक में बदल जाते हैं या प्राथमिक अंड कोशिका में बदल जाते हैं। तो इससे ये भी क्या होता है, द्विगुणित होता है। फिर इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब अर्धसूत्री विभाजन, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है तब फर्स्ट पोलर बॉडी यानी प्रथम ध्रुवीय केंद्रक और सेकेंडरी ओसाइट यानी द्वितीयक पूटक का निर्माण होता है। द्वितीयक अंडक का निर्माण होता है। और जब द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है तब क्या होता है, सेकेंडरी पोलर बॉडी यानी द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका का निर्माण होता है और ओभम का निर्माण होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको पूरा अंडाणु जनन की प्रक्रिया समझ में आ गया होगा। मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।